बोस हाउस की हवाओं में उस दिन कुछ अलग ही बेचैनी घुली हुई थी। दीवारें जैसे किसी पुराने राज का बोझ ढो रही थी और गलियारों में कदमों की आहटें भी डरकर चल रही थी। इसी बेचैनी के बीच झनक अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने खुला पड़ा पुराना संदूक, जिसमें उसकी जिंदगी के बीते हुए टुकड़े बिखरे थे। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी चीजें समेट रही थी, जैसे हर चीज के साथ अपने दिल के किसी कोने को भी समेट लेना चाहती हो। उसका मन भारी था, आंखों में नमी थी, क्योंकि जिस ऋषि को उसने कभी अपनी दुनिया माना था, आज वही उसकी सौतेली बहन आदिति का पति बन चुका था। झनक जानती थी कि उसने यह कुर्बानी किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि उसी रास्ते पर चलते हुए दी है जिस पर कभी उसकी माँ चली थी। वही रास्ता जहाँ प्यार को पीछे छोड़कर महानता का नकाब ओढ़ लिया जाता है। संदूक के भीतर पड़े कपड़ों से आज भी उसकी माँ की खुशबू उठ रही थी। वह खुशबू झनक को बरसों पीछे ले जा रही थी, उस समय में जब उसकी माँ नूतन जिंदा थी और उसका साया झनक के सिर पर था। इसी संदूक को खंगालते हुए झनक के हाथ एक लाल जिल्द वाली पुरानी डायरी से टकराए। उसके हाथ कांप गए। यह कोई साधारण डायरी नहीं थी, यह उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, वह अमानत जिसमें नूतन ने अपने दिल के वे राज कैद कर दिए थे जिन्हें वह कभी किसी से कह नहीं पाई। झनक ने जैसे ही डायरी खोली, पहले ही पन्ने पर लिखा नाम देखकर उसकी सांस अटक गई। अनिरुद्ध। वही अनिरुद्ध जो आज उसका पिता कहलाता है, लेकिन जिसने कभी उसकी माँ को दुनिया के सामने अपनाने की हिम्मत नहीं की। डायरी के पन्ने पलटते ही अतीत जैसे कमरे में जिंदा हो उठा। नूतन ने अपने दर्द को शब्दों में उतारा था। उसने लिखा था कि कैसे समाज, हालात और डर ने उसे अनिरुद्ध से अलग कर दिया, जबकि दिलों का रिश्ता कभी टूटा नहीं था। उसने लिखा था कि अनिरुद्ध शायद उसकी किस्मत में नहीं था, लेकिन उसकी बेटी के नसीब में वह प्यार जरूर देखना चाहती थी जो उसे कभी नहीं मिला। नूतन को डर था कि कहीं इतिहास खुद को दोहराए और उसकी बेटी भी उसी दर्द से न गुजरे जिससे वह गुजरी थी। झनक पढ़ते पढ़ते कांप उठी। उसे अपनी जिंदगी की परछाई उन पंक्तियों में साफ दिखाई दे रही थी। उसने भी तो ऋषि को इसलिए छोड़ा था ताकि आदिति की दुनिया उजड़ न जाए, ठीक वैसे ही जैसे नूतन ने अर्शी की खुशियों के लिए अनिरुद्ध को छोड़ दिया था। डायरी को सीने से लगाकर झनक फूट फूट कर रोने लगी। कमरे का सन्नाटा उसकी सिसकियों से भर गया। डायरी के आगे के पन्नों में प्यार की एक कड़वी सच्चाई लिखी थी। नूतन ने लिखा था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी उसे छोड़ देना भी प्यार होता है। लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वह लौटकर जरूर आता है। झनक के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे कोई संकेत दे रही हो। इसी दौरान बोस हाउस के दूसरे हिस्से में ऋषि बेचैनी से टहल रहा था। आदिति के साथ उसका रिश्ता कागज पर तो मजबूत था, लेकिन दिल के भीतर एक खालीपन था जिसे वह खुद से भी छिपा रहा था। एसपी होने के नाते वह सख्त था, लेकिन झनक की एक आह भी उसकी आत्मा को हिला देती थी। जैसे ही वह झनक के कमरे के पास से गुजरा, उसके कानों में उसकी सिसकियों की आवाज पड़ी। उसके कदम अपने आप दरवाजे की ओर मुड़ गए। दरवाजा आधा खुला था। अंदर का दृश्य देखकर ऋषि ठिठक गया। झनक जमीन पर बैठी थी, हाथ में वही पुरानी डायरी। ऋषि की मौजूदगी का एहसास होते ही झनक घबरा गई और डायरी छिपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन ऋषि की निगाहें सब समझ चुकी थी। उसने डायरी झनक के हाथ से ले ली। झनक ने कांपती आवाज में उसे रोका, कहा कि यह उसकी माँ की अमानत है, इसे मत पढ़ो। लेकिन ऋषि के मन में सालों से दबा सवाल आज जवाब मांग रहा था। उसने डायरी खोल ली। जैसे जैसे वह पन्ने पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। उसे अनिरुद्ध और नूतन की अधूरी कहानी दिखने लगी। और फिर वह आखिरी पन्ना, वह पन्ना जिसने ऋषि की दुनिया हिला दी। उसमें लिखा था कि अगर भविष्य में कभी उसकी बेटी को प्यार और कर्तव्य में से चुनना पड़े, तो वह चाहती है कि बेटी प्यार चुने, क्योंकि महान बनने की कोशिश में उसने खुद को और अपने प्यार को मार डाला था। ऋषि के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे नूतन उससे ही बात कर रही हो। उसे अपनी गलती साफ दिखने लगी।
झनक ने उसे धोखा नहीं दिया था, उसने भी वही किया था जो उसकी माँ ने किया था। आदिति की खुशी के लिए उसने अपनी खुशियों को कुचल दिया था। ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। एक सख्त पुलिस अधिकारी आज एक पुरानी डायरी के सामने टूट गया था। वह झनक की ओर मुड़ा। झनक सिर झुकाए खड़ी थी। ऋषि को समझ आ गया कि वह एक ऐसे रिश्ते में फंसा है जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ समझौता है। उसके मन में अनिरुद्ध की छवि उभर आई, जिसने प्यार को छोड़कर पूरी जिंदगी पछतावे में गुजार दी। ऋषि ने फैसला कर लिया कि वह वही गलती नहीं दोहराएगा। उसने झनक का हाथ थामा और उससे पूछा कि क्या वह भी वही चाहती है जो उसकी माँ ने सहा था। क्या उसने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वह आदिति को खुश देखना चाहती थी। झनक कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी सब कह गई। इसी पल दरवाजे पर एक साया उभरा। अर्शी। वह सब नहीं सुन पाई थी, लेकिन जो देख रही थी वही उसके लिए काफी था। ऋषि और झनक की नजदीकी, ऋषि की आंखों का बदलता भाव। अर्शी समझ गई कि अतीत लौट आया है, वही अतीत जिसे उसने बरसों से दबा कर रखा था। बोस हाउस की नींव हिल चुकी थी। वह लाल जिल्द वाली डायरी अब सिर्फ यादों का पुलिंदा नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी चाबी बन चुकी थी जो झूठ और समझौतों से बने रिश्तों को तोड़ने वाली थी। इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने को तैयार था, लेकिन इस बार शायद अंजाम अलग होने वाला था। ऋषि का मन अब किसी दोराहे पर नहीं था। जो फैसला उसके भीतर जन्म ले चुका था, वह पत्थर की लकीर बन चुका था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि एक बेजान रिश्ते को ढोने से कहीं बेहतर है उस सच के साथ जीना जो झनक की आंखों में हर पल चीख चीख कर सामने आता रहा है। वह जान चुका था कि अदिति के साथ उसकी शादी एक समझौता है, एक ऐसा बंधन जो झनक के बलिदान पर खड़ा किया गया था, और अब वह इस झूठ को और आगे नहीं बढ़ा सकता था। झनक के कमरे में शुरू हुई वह आग अब पूरे बोस हाउस में फैलने को तैयार थी। जैसे ही अर्शी ने बीच में दखल देने की कोशिश की और ऋषि पर चिल्लाई, ऋषि का धैर्य टूट गया। उसने वही लाल जिल्द वाली डायरी अर्शी के सामने लहराई और उसके शब्द किसी तमाचे की तरह उसके चेहरे पर पड़े। ऋषि ने उसे याद दिलाया कि कैसे उसने और अनिरुद्ध ने मिलकर एक मासूम औरत की जिंदगी तबाह कर दी थी, कैसे नूतन को गुमनामी में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसने साफ कह दिया कि अब वही खेल झनक की जिंदगी के साथ अदिति के नाम पर दोहराया नहीं जाएगा। ऋषि का यह रूप देखकर झनक सहम गई। उसे डर था कि इस सच के बाहर आने से जो तबाही मचेगी वह संभाल नहीं पाएगी। लेकिन ऋषि अब रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी वर्दी की कसम खाई थी कि अब वह सिर्फ सच का साथ देगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही घर से, अपने ही रिश्तों से क्यों न लड़ना पड़े। यह सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं था, बल्कि एक युद्ध था। एक तरफ समाज की झूठी मर्यादाएं और अर्शी की जिद थी, दूसरी तरफ ऋषि का वह जुनून जो झनक को उसका खोया हुआ हक लौटाना चाहता था। नूतन की डायरी ने जो आग लगाई थी, वह सिर्फ अदिति के सुहाग तक सीमित नहीं रहने वाली थी। वह अनिरुद्ध के उस सम्मान को भी राख करने वाली थी, जिसे उसने बरसों से बड़े जतन से सहेज कर रखा था। ऋषि का फैसला किसी एक रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि उन तमाम अन्यायों का हिसाब था जो पीढ़ियों से झनक और उसकी माँ के साथ होते आए थे। बोस हाउस के कमरे में छाई खामोशी अब एक चीख में बदल चुकी थी। जैसे ही अर्शी ने गुस्से में ऋषि का नाम पुकारा, कमरे का माहौल और भी ठंडा हो गया। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि जिस डायरी को ऋषि ने अपने सीने से लगा रखा है, उसमें उसके पापों का पूरा लेखा जोखा दर्ज है। ऋषि का चेहरा अंगारे की तरह दहक रहा था। वह वही पुलिस अफसर था जिसने हमेशा अपराधियों को सजा दी थी, लेकिन आज उसे अपने ही घर में सबसे बड़े अपराधी नजर आ रहे थे। जब अर्शी ने तीखे स्वर में पूछा कि वह झनक के कमरे में क्या कर रहा है और यह गंदी पुरानी डायरी उसके हाथ में क्यों है, तो ऋषि का जवाब किसी हंटर की तरह पड़ा। उसने शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा कि यह गंदी डायरी नहीं, बल्कि उस औरत की आखिरी पुकार है जिसे जीते जी मार दिया गया। उसने माना कि वह अब तक झनक को गुनहगार समझता रहा, लेकिन इस डायरी ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी है।
अब मंजर झनक के कमरे से निकलकर बोस हाउस के बड़े हॉल तक पहुंच चुका था। पूरा परिवार वहां इकट्ठा था। अनिरुद्ध जैसे ही ऋषि के हाथ में वह लाल डायरी देखता है, उसकी देह कांप जाती है। उसकी आंखों के सामने नूतन का चेहरा उभर आता है। उसे एहसास हो जाता है कि आज उसकी बरसों की इज्जत, उसका बनाया हुआ झूठा महल, सब ढहने वाला है। ऋषि हॉल के बीचों बीच खड़ा होकर गरजता है। वह अनिरुद्ध से सवाल करता है कि आखिर कोई इंसान इतना बड़ा पाखंड कैसे जी सकता है। कैसे उसने अपनी ही बेटी को पहचानते हुए भी उसे दर दर की ठोकरें खाने दी। तभी अदिति वहां पहुंचती है। उसकी आंखों में अपने पति के लिए चिंता और झनक के लिए सहानुभूति है। उसे अब तक नहीं पता कि उसकी शादी किस कीमत पर खड़ी है। ऋषि की नजर जैसे ही अदिति पर पड़ती है, एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। वह जानता है कि अगर आज वह चुप रहा तो इतिहास खुद को फिर दोहराएगा। सबके सामने वह अदिति का हाथ पकड़ता है और कह देता है कि वह इस रिश्ते को अब और नहीं निभा सकता। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। ऋषि डायरी के वे पन्ने पढ़ता है जिनमें नूतन ने अनिरुद्ध की कायरता और अर्शी की साजिशों का जिक्र किया था। वह साफ कहता है कि झनक ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि अर्शी ने उसे मजबूर किया था। झनक ने अपनी मां की तरह खुद को मिटा दिया ताकि परिवार की इज्जत बची रहे। यह सुनकर अनिरुद्ध की गर्दन शर्म से झुक जाती है। अर्शी अब भी चिल्लाकर सच को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हर शब्द खोखला लगने लगता है। अदिति टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस रिश्ते को वह अपना हक समझ रही थी, वह दरअसल उसकी बहन का बलिदान था। ऋषि उसे बताता है कि वह उससे नफरत नहीं करता, लेकिन वह झूठ के सहारे जिंदगी नहीं जी सकता। वह अपनी अंगूठी उतारकर मेज पर रख देता है और खुद को उस समझौते से आजाद कर लेता है। बोस हाउस में कोहराम मच जाता है। अर्शी झनक पर टूट पड़ती है, लेकिन इस बार ऋषि ढाल बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह ऐलान करता है कि सालों पहले जो गलती अनिरुद्ध ने नूतन के साथ की थी, वही गलती वह झनक के साथ नहीं होने देगा। झनक उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि कह देता है कि अब महानता का नहीं, हक का वक्त है। अदिति भी आखिरकार सच स्वीकार कर लेती है। वह मान लेती है कि वह ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जो किसी और के आंसुओं पर खड़ी हो। यह स्वीकारोक्ति ऋषि को आजाद कर देती है। वह झनक की ओर हाथ बढ़ाता है। झनक कांपते हुए उसका हाथ थाम लेती है। उसी पल अनिरुद्ध भीतर से टूट जाता है। ऋषि और झनक बोस हाउस की दहलीज पार करते हैं। झनक ने वह लाल डायरी अपने सीने से लगा रखी है, जैसे अपनी मां को बता रही हो कि उसका सपना पूरा हो गया। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही हैं, मानो सारे पुराने दर्द धुल रहे हों। ऋषि बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। उसके सामने एक नई जिंदगी है, जहां झनक को उसका नाम, उसका हक और उसकी पहचान मिलेगी। बोस हाउस के भीतर अर्शी की चीखें गूंजती रह जाती हैं। अनिरुद्ध पछतावे में डूबा रहता है और अदिति खामोश बैठी रहती है। लेकिन बाहर, उस अंधेरे से दूर, झनक और ऋषि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुके हैं। नूतन की रूह को शायद आज सच में शांति मिल गई होगी। वर्षों से चला आ रहा दर्द का सिलसिला आज थम चुका है और झनक की जिंदगी में आखिरकार उजाला उतर आया है।